पैटर्न मेकिंग इन ऑटोमोबाइल क्यों किया जाता है भाई? पैटर्न मेकिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टू क्रिएटिंग मोल्ड तैयार करने के लिए, ठीक है। तो मोल्ड तैयार करेंगे, फिर हम उसमें बार बार जो मोल्टेड मेटल डाल के हम कास्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब जो भी वर्क पीस आपको बने, जैसे कि मान लो कि टू व्हीलर फोर व्हीलर का पहिया बनाना है आपको, ठीक है, नॉट रबर, ठीक है। मैं व्हील की बात कर रहा हूँ, टायर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्हील की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आप किस तरीके से बनाओगे? तो क्रिएटिंग मोल्ड, तो मोल्ड में आप मोल्टन मेटल डालोगे तो उस शेप का बन जाएगा। बाद में आपको बस कुछ ऑपरेशंस और फिनिशिंग करना है, दैट्स इट, ठीक। Which material is commonly used for pattern making due to its ease of shaping? Wood। तो सबसे ज्यादा कॉमनली वुड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि आप वुड को आसानी से कोई भी शेप दे सकते हो, आसानी से, क्योंकि उसका मटेरियल जो रहता है जनरली निकलता है। Which equipment is typically used for melting metal in automobile manufacturing plant? Electric arc furnace. What is the common hazard associated with the melting process? इलेक्ट्रिक शॉक, नॉइज पोल्यूशन, लाइट एक्सपोजर, वाइब्रेशन। तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोल्डिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? शेपिंग मेटल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मोल्डिंग का यही काम है। विच टाइप ऑफ मोल्डिंग इन्वॉल्व्स पोरिंग मोल्टन मेटल इनटू प्रीफॉर्म्ड मोल्ड? सैंड कास्टिंग जिसे कहा जाता है। What is the machining in the context of automobile manufacturing? Shaping metal using lathe। आप not only lathe, ठीक है। तो मशीनिंग का यहाँ पर आप ये करोगे। मशीनिंग का मतलब ऐसा मान लो कि मैंने एक कास्ट लिया। कास्ट मतलब कि एक जो भी पिघला हुआ मेटल था, मैंने एक डाई में डाला, ठीक है, मोल्ड में डाला। अभी वो ठंडा हुआ तो हार्ड हो गया। तो हार्ड होने के बाद अभी वो क्या बन गया? वो एक कास्ट बन गया या फिर वर्क पीस बन गया। अब मैं उसको मशीन पर लूंगा और मेरे हिसाब से उसका जो फाइनलाइजेशन है वो करूंगा, जैसे फिनिशिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, उसको दो हिस्सों में काटना वगैरह जो भी है ऑपरेशंस में करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मशीन की जरूरत चाहिए। लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे मशीनरी चाहिए। तो मैं उस वर्क पीस पर जो भी ऑपरेशंस करता हूँ उसे मशीनिंग कहा जाता है। और उसमें से एक है जैसे कि टर्निंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए लेथ मशीन्स, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, मशीनिंग। पेंटिंग को हम मशीनिंग नहीं कह सकते, जैसे कि असेंबलिंग को हम मशीनिंग नहीं कह सकते, ठीक है। क्लीनिंग को हम क्लीनिंग ही कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मशीनिंग किसे कहा जाएगा? शेपिंग मेटल यूजिंग अ लेथ। Which machining process involves rotating workpiece against the cutting tool? Rotate मतलब कि घूमना, ठीक है। तो टूल जो रहता है जैसे कि ड्रिल ले लिया या फिर कोई धारदार कोई भी टूल ले लिया आपने, कटिंग टूल जनरली, तो वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब वो अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। और वर्क पीस घूमेगा, उसे क्या कहते हैं फिर? रोटेट होना। तो टर्निंग ऑपरेशंस में किया जाता है। और मिलिंग ऑपरेशन में उसके अपोजिट रहता है, उसमें कटिंग टूल घूमता है और जो वर्क पीस रहता है वो अपने जगह पर, बेड पर, मशीन के बेड पर फिक्स रहता है। What is the forging in the context of automobile manufacturing? Shaping metal using heat and pressure। तो रैम के प्रेशर से दबाव देके, हीट देके उसको अपने हिसाब से जो रिक्वायर्ड शेप है उसमें ढालना, उसे फोर्जिंग ऑपरेशंस कहते हैं। Which equipment is commonly used for forging metal? Hammer press। अब ये कोई छोटी हैमर की बात नहीं हो रही, या फिर कोई, आप समझ रहे हो, तो बड़ी वाली हैमर जिसमें हैमर या फिर रैम रहता है, वो रैम फ्रीक्वेंटली जो भी वर्क पीस है उस पर क्या करेगा? उसके जर्क देगा या उसके उस पर आके गिरेगा वो, ठीक है। और ये एक बार नहीं होगा, इसके बहुत सारे साइकिल्स हो गए। व्हाट इज द पोटेंशियल हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इन फर्नेस? तो थर्मल बर्न्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हो सकता है। उसके बाद विच प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर वर्कर्स इन्वॉल्व इन कास्टिंग प्रोसेस? तो हीट रेजिस्टेंस ग्लोव्स, क्योंकि कास्टिंग में क्या किया जाता है कि जो भी मोल्टन मेटल, पिघला हुआ जो धातु है वो हम मोल्ड में डालते हैं, ठीक है। और फिर उससे हम क्या करते हैं? कास्ट बनाते हैं। तो उस ऑपरेशन को कास्टिंग कहते हैं।
Which stage of a automobile manufacturing involves a shaping a model of the part to be produced? Molding. मोल्डिंग ऑपरेशंस कहते हैं उसे। इसको पहुंच रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज आंसर मी। सर यस यस सर। दिखाई दे रही है। यस सर। ओके ओके ठीक। तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसमें सॉलिड मेटल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? ठीक। तो नॉट ओनली इन मोटर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई भी इंडस्ट्रीज में ले लो, जब हम मेटल पिघलाने का काम करते हैं, लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसे मेल्टिंग कहा जाता है। Which activity in automobile industries typically involves the removal of excess material from workpiece using a cutting tool? एक बार कास्ट बनने के बाद आपको मशीनिंग ऑपरेशंस क्यों करना है? क्योंकि कास्टिंग के दौरान कभी कभी क्या रहता है कि एक्सेस मटेरियल उस पर जमा रहता है, तो उसको निकालने के लिए आपको मशीनिंग करना पड़ता है, ताकि एग्जैक्ट जिस डायमेंशन में चाहिए, आपको जिस साइज में चाहिए, जिस शेप में चाहिए, उसको बनाने के लिए आपको मशीनिंग करना पड़ता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटलर्जी, तो जो भी मेटलर्जी से रिलेटेड जो भी साइंस है, ठीक है, या फिर जो भी स्टडी है, उसे मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है। तो मेटलर्जी में फेरस का मतलब क्या है? व्हाट डज द टर्म फेरस मीन इन मेटलर्जी? मेटलर्जी में फेरस का मतलब यह है कि कोई भी धातु, धातु एक नहीं है, बहुत सारे धातु है, जिसमें आयरन है, ठीक है, तो उसे फेरस कहा जाता है। ठीक है। जो भी मेटल में आयरन है, उस मेटल को आप फेरस मेटल कह सकते हैं। ठीक है। और कुछ मेटल में आयरन नहीं रहता है, तो उन्हें नॉन फेरस मेटल कहा जाता है। दैट सिंपल। आयरन है तो फेरस है, आयरन नहीं है तो नॉन फेरस है। विच इंडस्ट्री इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील? तो कौन सी इंडस्ट्रीज स्टील प्रोड्यूस करती है, जिसे फेरस इंडस्ट्री कहा जाता है? What is a common hazard associated with the process of melting in furnace? Inhalation of toxic fumes. Yes, जब मेल्टिंग किया जाता है ऑपरेशन फर्नेस के अगल बगल, आप देखोगे बहुत सारे टॉक्सिक फ्यूम्स वहां पर रहते हैं। ठीक है। टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत गैसेस जो रहते हैं वहां पर प्रोड्यूस होते हैं ऐसे प्रोसेस। Next, which stage of the manufacturing process involves in pouring molten metal into the mold cavity to create a desired shape? ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिनमें हम पिघला हुआ धातु एक मोल्ड कैविटी में डालते हैं, ताकि हमें जिस शेप में चाहिए उस शेप में हमें वो वर्कपीस मिले? तो इस ऑपरेशन को कास्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ शेप की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए शेप। ठीक है। अगर आप डायमेंशन वगैरह की बात करोगे तो आपको वहां पर मशीनिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन हजार्ड एसोसिएटेड विद द फोर्जिंग प्रोसेस? कौन से कॉमन हजार्ड है वहां पर फोर्जिंग प्रोसेस से रिलेटेड? एक्सपोजर टू द हाई टेम्परेचर। जो हॉट वर्क है गाइज, उसमें हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर तो रहता ही है, जिससे बर्न इंजरीज होने का खतरा है, फायर एंड एक्सप्लोजन का खतरा है। ठीक है। या फिर अगर आप देखोगे फटीग वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि हॉट एनवायरमेंट है। ठीक है। बहुत ज्यादा लोग जल्दी थकते हैं, अगेन उनके बॉडी पर अलग इम्पैक्ट होता है, तो ये सारी चीजें इसमें रहती है। विच एक्टिविटी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ मेटल यूजिंग अ चीजल लाइक टूल? चीजल का हिंदी में अर्थ है कि छन्नी, जिसे कहा जाता है। ठीक। तो छन्नी से हम क्या करते हैं, ऊपर का एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो निकालते हैं। ठीक है। तो चीजल लाइक टूल से अगर आप मेटल का रिमूव करते हो, तो ऐसे काम को क्या कहा जाता है? ऐसे काम को चिपिंग कहा जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग इन ऑटोमोबाइल? रिमूविंग एक्सेस मटेरियल। अब
तो मशीनिंग में भी तो एक्सेस मटेरियल ही रिमूव होता है और ग्राइंडिंग में भी एक्सेस मटेरियल ही रिमूव होता है। तो डिफरेंस क्या है? जब आपको बहुत ही थोड़ा ही मटेरियल अगर निकालना है जो कि एक्सेस है, बहुत ही प्रिसीजन काम है, तो वहां पर आपको ग्राइंडिंग करना पड़ता है। लेकिन अभी मटेरियल ज्यादा है, ठीक है, इतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तब आप मशीनिंग के साथ जा सकते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस। क्योंकि ग्राइंडिंग से आप बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं निकाल सकते। आप फाइन पार्टिकल्स निकाल सकते हो थोड़ी देर के लिए, आप समझ रहे हो बात को, या फिर बहुत ज्यादा देर लगेगा अगर आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन से बहुत ज्यादा मटेरियल मेटल से या वर्क पीस से निकालने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। और अगर आपको एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी चाहिए, तब वहां पर आप ग्राइंडिंग प्रेफर करते हो। What is the primary difference between hot rolling and cold rolling operations? Hot rolling uses higher temperature than cold rolling. Cold rolling में कोई भी temperature generally involve नहीं रहता है। Hot rolling में generally जो भी वर्क पीस है उसको गर्म किया जाता है। Which of the following is the common hazard associated with the hot rolling operations? तो फ्रॉस्ट बाइट जब बहुत ज्यादा ठंडा आप छू लेते हो उसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर। बर्न्स मतलब के कोई भी हॉट पार्ट से जलना। नॉइज पोल्यूशन, बहुत ज्यादा नॉइज वगैरह है तो उससे पोल्यूटेड होना एटमॉस्फेयर, तो उसे नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। तो इसमें से वन ऑप्शन आपका सही है। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग बर्न्स ड्यूरिंग हॉट रोलिंग? हॉट रोलिंग के दौरान कोई भी बर्न इंजरीज ना हो, जलने की जो भी एक्सीडेंट्स है, स्किन वगैरह बर्निंग ना हो, तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप लो? तो वहां पर यूजिंग थर्मल इंसुलेशन ग्लोव्स यहाँ पर आप ले सकते हो। जो भी ऑपरेटर हैं वहां पर पीपीई में थर्मल इंसुलेशन ग्लोव्स का इस्तेमाल करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हजार्ड स्पेसिफिक टू कोल्ड रोलिंग ऑपरेशंस? तो कोल्ड रोलिंग में कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर रहता है? हीट स्ट्रेस, स्लीप स्ट्रिप्स, फ्रॉस्ट बाइट, बिल्डिंग फ्यूम। तो फ्रॉस्ट बाइट, एक्चुअली सही बताओ तो फ्रॉस्ट बाइट भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इतना ठंडा रहता ही नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कोल्ड रोलिंग होता है, ठीक है। What control measures can prevent frostbite in cold rolling? Providing insulation clothing and clothes. Which hazard is a common to both hot and cold rolling operations? Noise exposure. Yes, noise hazard या noise development दोनों ही operations में है। मैं कहूँगा cold rolling में I guess कि ज्यादा रहता है as compared to the hot, लेकिन दोनों ही rolling में रहता है। आपका क्या कहना है, hot में ज्यादा noise है या cold में, क्या लगता है आपको? जिन्होंने भी नॉइज ऑपरेशंस या फिर रोलिंग्स ये किया है आपके वर्क प्लेस पर है, तो हॉट रोलिंग या कोल्ड रोलिंग में किस में एज कंपेयर टू बहुत ज्यादा नॉइज लेवल रहता है? सिंपल क्वेश्चन। सर मेरे हिसाब से कोल्ड कोल्ड में ही में रहता है रहेगा। एक एक करके मनसुख जी बोलिए। सर कोल्ड में ही रहेगा, ओके, कोल्ड रोलिंग में दिनेश, ही मेरे कोल्ड हिसाब रोलिंग से। में। जैसे कि क्योंकि कोल्ड रोलिंग में है तो थोड़ा मटेरियल अपना ठोस रहेगा तो उसमें नॉइज ज्यादा रहेगा, मतलब मैं ऐसा थिंकिंग कर रहा हूँ। ओके, गुड। दिनेश जी बोलिए। और किसी को आंसर देना है? दिनेश जी आप कह रहे थे कि कौन से रोलिंग में ज्यादा नॉइज रहेगा एंड व्हाई? मैं एक सेकंड एक फोन लेना चाहूंगा, बहुत बार बच रहे हो। Okay. Then moving on to the next question. What control measure is effective in reducing noise exposure in rolling operations? ठीक है, तो जब रोलिंग ऑपरेशन में नॉइज एक्सपोजर रहता है तो आप कौन से कंट्रोल मेजर यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हो उसमें? प्रोवाइडिंग रेस्पिरेटर्स, ऑब्वियसली नॉट एन ऑप्शन। यूजिंग वाइब्रेशन डैम्पिंग मटेरियल, प्रोवाइडिंग नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स, इम्प्लीमेंट इंजीनियरिंग कंट्रोल लाइक साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन एक बहुत सही ऑप्शन रहेगा इसमें,
इंजीनियरिंग कंट्रोल करके हम बहुत ज़्यादा लेवल तक नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ रेसिडुअल नॉइज रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर पीपी वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ईयर प्लग या फिर ईयर मार्क्स। तो हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल की तरह ही आपको हमेशा सोचना है, याद रखना, ठीक है। एंड देन जो भी लोग प्रोसेस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो हायरार्की के साथ साथ लोपा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है उसको सोचना है आपको, ठीक है। विच हजार्ड इज एसोसिएटेड विद, यस बोलिए। सर साउंड इंसुलेशन मतलब किस टाइप का, मैं समझा नहीं सर, किस टाइप का इंजीनियरिंग कंट्रोल है वो? साउंड इंसुलेशन मतलब ऐसा मान लो कि मशीन को आप एंक्लोज कर दोगे, ठीक है। आप कोई भी मटेरियल से, जो भी अकाउस्टिक मटेरियल रहता है उससे आप क्या करोगे, उसको एंक्लोज कर दोगे ताकि मटेरियल ताकि नॉइज उस एंक्लोजर से बाहर ना जाए, उसको हम साउंड एंक्लोजन कहते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और कौन से एरियाज में इसको करना है, आपको नॉइज का सोर्स ढूंढना है और सोर्स के अगल बगल आपको क्या करना है, फिर साउंड का इंसुलेशन करना है, दैट्स इट। What control measure is effective in preventing back injuries during the material handling, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, ऑफ कोर्स आप एर्गोनॉमिक लिफ्ट या फिर काइनेमेटिक लिफ्ट जब आप प्रेफर करते हो, सिंपल क्या करना है आपको कि बैक को स्ट्रेट रखना है, बेंट नहीं होना है, और नीज को बेंट करके आपको लिफ्ट करना है, सिंपल। व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी ड्यूरिंग रोलिंग ऑपरेशंस, क्या की एस्पेक्ट रहेगा इंश्योरिंग सेफ्टी ड्यूरिंग रोलिंग ऑपरेशंस, जैसे कि रेगुलरली लोगों को सेफ्टी ट्रेनिंग देना। अगर आप ये सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो उसमें से आपको ये सही लगेगा। Which of the following process involves joining metal pieces by melting and fusing them together, जिसे ब्रेजिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। ब्रेजिंग ऑपरेशंस कहाँ रहता है पता है क्या? आपने कटिंग टूल हाँ सर, देखे हैं? एचवीएसी सर, हाँ, एचवी जो जो रिफाइनरी में जो सर कॉपर का जो पाइपलाइन होता है ना सर, एयर कंडीशन, हाँ तो सर हाँ, ब्रेजिंग किया जाता है सर। गुड। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ब्रेजिंग मतलब कि दो मेटल का जॉइनिंग का ऑपरेशन है, जैसे कि वेल्डिंग करते हैं हम उस तरीके से ही है, एक परमानेंट जॉइनिंग है, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग की तरह हमें परमानेंट जॉइंट नहीं चाहिए, आप सेमी परमानेंट जॉइंट इसे कह सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ब्रेजिंग ऑपरेशंस करने हैं। एचयूएसी सिस्टम्स में जनरली दो मेटल्स को फ्यूज करके मेल्ट करके आपको यहाँ पर क्या करना है, उनको कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। दूसरा एक इसका इस्तेमाल आपने टूल्स में देखा होगा, जो कटिंग टूल्स रहते हैं उनके टिप्स जो रहते हैं ना, उसको भी ब्रेजिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मेटल ये होके मेल्ट होके फिर एक दूसरे को चिपक जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं वो। और एक हॉट ऑपरेशन से वेल्डिंग, फिर उसके बाद आता है ब्रेजिंग, और फिर उसके बाद आता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जब आप केबल को सोल्डरिंग वगैरह करते हो तो वहां पर सोल्डरिंग सबसे वीकेस्ट जॉइंट मेटल का माना जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वायर में जनरली सोल्डरिंग वगैरह की जाती है। बहुत सारे लोगों के तो अपने पास ही खुद का ही सोल्डरिंग गन रहता है ताकि वो वायर्स को, केबल्स को जॉइंट कर सके। सोल्डरिंग में कभी कभी एक्सटर्नल मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम सोल्डरिंग जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी हजार्ड एसोसिएटेड विद द वेल्डिंग, हीट, रेडिएशन, उसके साथ साथ स्मोक का भी यहाँ पर खतरा रहता है बहुत ज्यादा। विच प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर वेल्डर्स टू प्रिवेंट आई इंजरीज, ठीक है। तो कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूरी है टू वेल्डर ताकि उनको आंख में इंजरी ना हो, आई इंजरीज ना हो? वेल्डिंग हेलमेट बहुत ज्यादा जरूरी है। गैस कटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फॉर कटिंग मेटल्स। तो गैस कटिंग में कौन सा गैस जनरली इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजन गैस इसमें इन्वॉल्व रहता है। अच्छा, ऑक्सीजन और मैंने, एसिटिलीन। यस यस, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन वहां पर कंबशन को सपोर्ट करता है, एसिटिलीन इज अ फ्लेमेबल गैस। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ और आपसे जानना भी चाहता हूँ। बहुत ज्यादा जगह पर मैंने गैस वेल्डिंग में एलपीजी का भी इस्तेमाल देखा है, आई होप एंड आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। तो आप उसके बारे में कोई बताना चाहेगा, इलाबोरेट करना चाहेगा? अगर वो गैस वेल्डिंग जैसे कि एसिटिलीन के साथ हम जाते हैं तो उससे बेहतर है या उससे भी, क्या आप बताओगे प्लीज?
मैं कभी नहीं देखा सर एलपीजी यूज करते हुए बिल्डिंग के लिए। ओके, कोई है जिसने देखा है एलपीजी गैस का सिलेंडर वहां पर यस सर, इस्तेमाल? हाँ, सर मैंने देखा हुआ है बहुत जगहों पे। ओके जी, मनोहर जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, जी सर, हमारे यहाँ तो सर एलपीजी यूज होता है सर। मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में था, उसमें भी एलपीजी लोग यूज करता था कटिंग के लिए। कटिंग के लिए। ओके, तो कमल जी मुझे बताइए, जी एलपीजी के साथ साथ और कोई गैसेस वहां पर उनके साथ क्लब होते थे, जैसे कि ऑक्सीजन फॉर सपोर्ट ऑफ कंबशन? ऑक्सीजन यूज करता था सर प्लस। क्या क्या ऑक्सीजन उसमें यूज किया जाता था ऑक्सीजन उसके विद साथ? एलपीजी सर। अच्छा, तो वहां पर मतलब एलपीजी मतलब आप सभी को पता है कि ब्यूटेन गैस है जनरली वो, ठीक है? जी जी सर, बिल्कुल को। ठीक है, तो वहां पर एसिटिलीन के जगह पर यहाँ पर ब्यूटेन गैस का मतलब एलपीजी गैस का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस प्राइमरी यूज फॉर जॉइनिंग मेटल पार्ट। सोल्डरिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक वीकेस्ट जॉइंट ऑफ द मेटल। अगेन, सोल्डरिंग में एक एक्सटर्नल मेटल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको पिघलाकर दो मेटल का जॉइनिंग किया जाता है, ना कि जो दो मेटल ज्वाइन करना है उनको पिघलाया जाता है। डिफरेंस समझिए, हम वेल्डिंग में क्या करते हैं, जिसको ज्वाइंट करना है वही मेटल पिघलता है। ब्रेजिंग में भी क्या करते हैं, जो मेटल पीस जो दोनों हैं उनको पिघला के गर्म करके पिघलाते हैं, वो दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं। सोल्डरिंग में अलग है। सोल्डरिंग में हम क्या करते हैं, जनरली वायर्स में किया जाता है ये, तो दो वायर को नजदीक करते हैं, दो वायर को नहीं पिघलाते हम क्या करते हैं, एक थर्ड एक्सटर्नल जो एजेंट रहता है, सोल्डरिंग एजेंट, जनरली एल्यूमिनियम, तो उसको पिघला के उन दोनों को होल्ड करते हैं। This is the soldering operations. Which of the following is a common hazards associated with the buffing? तो dust inhalation buffing operations में ज्यादा रहता है। How can dust hazard during buffing can be minimized? Use PPE. Which gas is commonly used for a breathing? तो ऑक्सीजन गैस वहां पर breathing के लिए इस्तेमाल किया जाता है। What precautions should be followed to prevent gas leaks during the breathing? Regularly inspect equipment. Which of the following process in the textile industries involve the use of the large amounts of water and chemical? Dyeing operations में दोस्तों क्या होता है कि मैंने पहले बोला कि एक फैब्रिक तैयार करने के बाद उसको क्या किया जाता है कि उसमें जो भी नेचुरल कलर है उसका निकाल के पूरा व्हाइट किया जाता है, एंड उसके बाद फिर उस पर कलर ऐड किया जाता है। तो जो कलर ऐड करने का जो ऑपरेशन है उसे डाइंग कहते हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हो उसमें, ठीक है? और आपके घर में आपके बॉडी के ऊपर जो भी आप कपड़े पहनते हो वो सारे डाइंग ऑपरेशन से ही बने हुए हैं, ये हमेशा याद रखना। What is the common hazards associated with the textile dyeing process? One of the hazardous operation in textile industry, ऐसा मान लीजिए आप डाइंग operations में केमिकल सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है? Which control measure is effective in minimizing chemical exposure during the textile dyeing? Implementing proper ventilation system, मैकेनिकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम का इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इन द स्पिनिंग प्रोसेस ऑफ अ टेक्सटाइल व्हाट हजार्ड इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द हाई स्पीड मशीनरी? मैकेनिकल एंटेंगलमेंट। तो हाई स्पीड मशीनरी जब रोटेट होते हैं वगैरह, उसके पार्ट्स, ड्राइवर्स, ठीक है, तो वहां पर क्या रहता है कि अगर कोई भी लूज क्लोथ्स है कोई भी ऑपरेटर का, तो वहां पर अटक के क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। Which control measure is essential for preventing mechanical entanglement hazards in textile spinning? Implementing machine guarding बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सॉरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मशीनरीज ऑटो हो चुकी है, तो उसमें मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट भी कम रहता है, मशीन गार्डिंग भी, मशीन डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, उसकी वजह से क्या होता है कि सेफ्टी एनहांस हुई है, ठीक है? तो जो मशीनिंग का मैन्युफैक्चर है वही अच्छे तरीके से गार्ड लगा के यहाँ पर टेक्सटाइल में मशीनरी बेचता है, ठीक? व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व इन अ वीविंग ऑपरेशंस ऑफ अ टेक्सटाइल? तो डस्ट इनहेलेशन का वहां पर खतरा रहता है।
Which control measure is effective in mitigating the risk of dust inhalation during textile weaving, implementing dust extraction system? यहाँ पर what hazard is commonly associated with the printing process in textile industries? Chemical exposure, yes, अगर आप वहां पर प्रिंटिंग वगैरह ऑपरेशंस होता है तो केमिकल का इस्तेमाल डेफिनेटली होगा वहां पर, उसमें केमिकल एक्सपोजर का खतरा बना रहता है इस ऑपरेशन में. Which control measure is crucial for minimizing chemical exposure during textile printing? Implementing proper ventilation. प्रॉपर वेंटिलेशन, केमिकल का सही से इस्तेमाल करना, उसका कंटेनमेंट, ठीक है, स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखना है. इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री व्हाट इज द पोटेंशियल हजार्ड एसोसिएटेड विद मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी? तो एर्गोनॉमिक इंजरीज होने का चांसेस वहां पर है. What is the primary process involved in sugar production from sugar cane extraction? Yes, sugar cane मतलब गन्ना, जिससे क्या किया जाता है, जो भी उसको उसका एक्सट्रैक्ट से ही शुगर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जैसे गन्ने के जूस से ही शुगर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. इट्स दैट सिंपल. Which of the following is a common process of agro industries in preserving food products? जैसे कि canning, drying, पाश्चराइजेशन. आपने पाश्चराइजेशन ऑपरेशंस कॉमनली जो मिल्क इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा आप देखते हो. तो आपने अगर पैकेट वाला दूध वगैरह कभी लिया होगा, थैली वाला, तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि दिस इज पाश्चराइज्ड मिल्क, ठीक है. What is the primary purpose of milling in the agro industries? Grinding grains into the flour. तो मिलिंग का वही है. Which of the following is a potential hazard in sugar processing plant? डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा वहां पर शुगर प्रोसेसिंग प्लांट में रहता है. डस्ट एक्सप्लोजन से मुझे एक छोटा सा एक काम याद आया मेरा. तो डस्ट हजार्ड एनालिसिस करके एक काम या फिर एक ऑपरेशंस रहता है. जनरली इंडियन इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं कि फायर लोड कैलकुलेशंस करते हैं दोस्तों. देखो कि अगर आग लगी तो वहां पर कितना ज्यादा हीट डेवलप होगा, कितना वक्त लगेगा आग फैलने के लिए वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, फायर लोड कैलकुलेशंस में करते हैं. लेकिन जो भी अमेरिकन इंडस्ट्रीज है तो वहां पर एक ओशा का रेगुलेशंस है जो उनको मैंडेट करता है कि भाई आप डस्ट हजार्ड एनालिसिस करो. तो डस्ट हजार्ड एनालिसिस में क्या किया जाता है, जो भी फ्लेमेबल कंबस्टिबल जो मटेरियल है उसका डस्ट के सैंपल्स लिए जाते हैं ऑल ओवर द प्लांट, जहाँ पर ऑपरेशंस हो रहा है, प्रोसेस एरियाज में, वर्क प्लेस एरियाज में मल्टीपल सैंपल्स लिए जाते हैं और उसको लैब में ले जाके कुछ स्टडीज किया जाता है कि आपका कितना कंटेंट है वगैरह वगैरह. तो उससे ये सारा रिपोर्ट तैयार होता है, फिर हमें पता चलता है कि आग लगने का खतरा कितना है, लगा तो कितना फ्लेमेबल है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें दी है. एनएफपीए में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, यानी कि उनका एक स्टैंडर्ड है डस्ट हजार्ड एनालिसिस करके. तो जो लोग अमेरिकन इंडस्ट्रीज में काम करोगे या फिर कर चुके हो उनको डस्ट हजार्ड एनालिसिस के बारे में पता होगा शायद, तो वहां पर वो मैंडेट करते हैं इसको. क्या किसी ने फेस किया, किसी ने सुना है डस्ट हजार्ड एनालिसिस के बारे में गाइस? नहीं सर. ओके, ठीक है. तो डस्ट हजार्ड एनालिसिस के बारे में आप पढ़ सकते हो, एनएफपीए के स्टैंडर्ड है. जनरली अमेरिका के जो भी इंडस्ट्रीज हैं अगर इंडिया में है तो वो भी ये इसे करते हैं, ठीक है. एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि किम्बरली क्लार्क करके कंपनी है, तो वो उनका एक काम था. खैर, व्हाट इज अ कॉमन हेल्थ हजार्ड फॉर वर्कर्स इन्वॉल्व इन अ पेस्टिसाइड यूज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम? आपको शायद ये भी पता होगा कि पेस्टिसाइड्स एक्ट भी है, ठीक है. तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला था उस पर वो पेस्टिसाइड एक्ट भी एप्लीकेबल था. इंसेक्टिसाइड्स एक्ट भी है, तो ये भी याद रखना. तो बताने का मकसद ये है मेरा कि आप जिस इंडस्ट्रीज में काम करते हो, ऐसा नहीं कि अरे मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ, अरे मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ. दोस्तों आप देखिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट पर कौन से एक्ट एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, ठीक है. तो ये प्रोडक्ट कौन से कंट्रीज में जाता है, उनका फिर क्या है, ट्रेड पॉलिसीज क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए. और उसमें से बस हमें
सेफ्टी का देखना है तो कौन से सेफ्टी का, चाहे प्रोडक्ट सेफ्टी का, लोगों की सेफ्टी का, वर्क प्लेस की सेफ्टी का, एनवायरमेंट के सेफ्टी का, दैट्स इट, उतना ही हमें देखना है। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट है और उस पर कौन से एक्ट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है ये आपको देखना है। अच्छा, ये आप जाने के बाद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दे आर इन प्रोसेस। अगर उसके अलावा भी कोई है देन यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू जैसे कि उसे फॉलो कीजिए, आप कंप्लाई कीजिए, इतना ही कहना है मेरा। Which hazard is associated with the fermentation process in agro industry? Release of a toxic gas. Of course, वहां से toxic gas का रिसाव होता है। What is primary control measure to prevent dust explosion in sugar processing plant? Regular cleaning of equipment. उससे भी अच्छा है कि आप वहां पर मैकेनिकल जो एग्जॉस्ट है, वेंटिलेशन, वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो या फिर इंस्टॉल करो और उसका सही से मेंटेन करो। हाउसकीपिंग तो इम्पोर्टेंट है ही इसमें। नेक्स्ट, बाकी के जो है आप पढ़ लीजिए, मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी है, ठीक है, आप एक बार रेफर कर लीजिए। और जो भी नेक्स्ट यूनिट रहेगा, जैसे कि यूनिट 6, तो नेक्स्ट वीक हम यूनिट 6 देखेंगे, विच इज लास्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, देन आवर सिलेबस विल बी कंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद हम जो भी एक्चुअल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसको एक बार अगेन रिव्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। यस मनोहर जी, बोलिए क्या क्वेश्चन था आपका? पप्पू जी ने क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। सर KRA के बारे में 2 मिनट थोड़ा बताइए ना, KRA क्या होता है? क्या क्या? कि